सोशल मीडिया पे अधिकतर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि नेता हमारे इकट्ठे हो जाएं। बात सही है, हो कैसे जाएं इस पर कभी दिमाग नहीं लगाया जाता। किस एजेंडे पे इकट्ठे हो जाएं, किस मंच पर इकट्ठे हो जाएं, वो मंच कौन सा है, किस विचार पे इकट्ठे हो जाएं। अभी सभी नेताओं के अंदर महत्वाकांक्षा है अपने अपने पद को लेकर। कोई किसी को लगता है हम सही काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम सही काम कर रहे हैं, कोई कह रहा है हम ज़्यादा मजबूती से काम कर रहे हैं, किसी का कहना ये है हम ज़्यादा, जो लोग समाज जब पिटता है उसके बाद पहुंच के इमोशनल भावनात्मक तरीके से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक और जहां संघ और भाजपा का एजेंडा मिलकर कार्य कर रहा है और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उसके साथ ही मिली हुई है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस लगाती है सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी के किसी भी व्यक्ति को ना जेल भेजती और ना ही बीजेपी कांग्रेस के किसी व्यक्ति को जेल भेजती। ये दोनों पार्टियां ही आपस में सिर टकराकर एक ऐसा माहौल जनता को दिखाना चाहती हैं कि इस पूरे देश की राजनीति केवल इन्हीं दो पार्टियों पर आकर टिक गई है और क्षेत्रीय दलों का इसमें कोई भी अस्तित्व नज़र नहीं आता। पर क्या इसके लिए केवल कांग्रेस और बीजेपी ही जिम्मेदार हैं? क्या या हमारे क्षेत्रीय दलों की भी इसमें कुछ गलतियां हैं? कुछ क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी ईगो हैं, जिस ईगो को वो साइड में रखकर एकत्र नहीं हो पा रहे हैं। तो यही कारण है कि बहुजन जो पार्टियां हैं वो अभी कांग्रेस और बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियों को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। एक समय था जब मान्यवर काशीराम जी ने जब बसपा का गठन किया था और साथ ही मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी जो थी समाजवादी, उसके संग गठबंधन किया था और काफ़ी एक मजबूत एक राजनीतिक एजेंडा तैयार उन्होंने बहुजनों के लिए कर लिया था, जिसकी वजह से यूपी में भाजपा को 14 सालों तक यूपी से लगभग वनवास की स्थिति में ही पहुंचा के रख दिया था। लेकिन बाद में भाजपा ने एक इस तरह का राष्ट्रवादी खेल खेला जिसमें कि छद्म नकली राष्ट्रवाद की आड़ में भाजपा ने हिंदुओं के नाम पर सारे बहुजनों को एकत्र करके और अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। अब दूसरी पार्टियों के साथ ये समस्या आ गई है, जिस तरह का खेल भाजपा ने खेला है कि वो अपने खुद को हिंदू विरोधी चेहरा दिखाने से हमेशा बचती रहती है। जब भी बात हमारे देश की माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की आती है, उस पर हमारी बहुजन पार्टियां भी बोलने से अब थोड़ा सा हिचकने लगी हैं। आप देखते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ की भलाई करके खुद को हिंदू विरोधी चेहरा नहीं साबित कर सकती, बल्कि उन्हें तो इस दिशा में कार्य करना चाहिए था कि वो अपनी राजनीति को बहुजनों की राजनीति पर कायम करें और जिसमें कि माइनॉरिटीज़ भी बहुजन समाज का ही अंग हो। लेकिन जब बात हिंदू की आएगी, जब बात हिंदू के नाम पे राष्ट्रवादी देश की आएगी, तो मुसलमानों के अधिकारों की बात करने वाली कोई भी पार्टी या कोई भी बहुजन नेता ऐसी जनता की आंखों में हमेशा एक राष्ट्र विरोधी सिद्ध होगा, जिस जनता को राष्ट्रवाद का नकली घुट्टी पिलाई गई है। इसलिए बहुजन पार्टियां अक्सर मुस्लिम पार्टियों की बात करने या मुस्लिम मुद्दे उठाने से हमेशा ही डरती रही हैं। अगर ये मुस्लिमों की बात उठाएंगे, कल को मुस्लिम नेता बहुजनों की भी बात उठा सकते हैं, लेकिन आपस में एकता ना बने, इसीलिए राष्ट्रवाद की एक चाशनी तैयार की गई हिंदू नाम से, जिसमें हम सभी बहुजनों को घोल दिया गया है। और इसलिए हमारे नेता भी अब विवश हैं कि वो मुसलमानों की अगर बात करेंगे तो उन्हें आतंकवादी का तमगा दे दिया जाएगा या उन्हें देश विरोधी का तमगा दे दिया जाएगा। इसलिए हमारे बहुजन जो नेता हैं वो बोलने से अक्सर बचते रहते हैं। अब आगे इस वीडियो में देखते हैं ये भाई क्या बता रहे हैं। बात भी कहते हैं हम न्याय दिलाएंगे। अरे पहले अगर समाज मजबूत हो जाए तो उस पर अत्याचार ही नहीं होंगे। अत्याचार ना हो तो ये जरूरी है कि अत्याचार हो जाए, उसके बाद में भावनात्मक रूप से पहुंच जाओ और जो है। तो ये तरह तरह की जो बातें हैं ये जो आती हैं सोशल मीडिया पे इकट्ठे हो जाए, तो पहले तो जो लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हों हमारे नेता, वो एक मंच दें इकट्ठा होने के लिए, खुद कुछ काम करें। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ज्ञान दे रहे हैं कि इकट्ठे हो जाएं।
तो पहले खुद कुछ करो, एक मंच दो, एक विचारधारा दो जो सबको सही लगे और जो प्रमाणित हो, स्पष्ट हो, सत्य हो, वास्तविक में हो। ऐसी कोई विचारधारा जो महापुरुषों की रही हो, हम लोग नहीं जान सकते तो उधर से जिन महापुरुषों ने परिवर्तन किए उनकी परिवर्तनकारी विचारधारा को और उनके तरीकों को लाके समाज में रखा जाए, मंच बनाया जाए, विचार दिया जाए, तब इकट्ठा किया जाए ना। तब लोगों नेताओं से कहो आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो भाग जाओ। अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो चाहे जहाँ जाओ। अगर आपको समाज को मजबूत करना है तो इस विचारधारा पे आओ। समाज को अगर ज्ञानवान करना है, समाज में अगर संवेदना करनी, समाज में जागृति करनी, समाज में अगर आपको एक विचार ले जाना है। आज हमारा आदमी बिक जाता है, हमारा आदमी 50,000 में बिक जाएगा, उनका 2 लाख में नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम श्रेष्ठ हैं या हम राजा हैं, ये गुलाम है, गुलाम के हाथ नहीं बिकेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे नेताओं को खरीदना एक बहुत आसान कार्य रहा है, और उसका कारण भी है कि हमारे जो नेता हैं वो जिस तरह की उनकी ज़िंदगी का एक इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा, क्योंकि हमारे नेता भी उन्हीं लोगों के वंशज रहे हैं जिन लोगों ने आजीवन सवर्ण जातियों की गुलामी की, आजीवन सवर्णों के यहाँ उन्होंने चाकरी की है। और आज जब इन्हीं बहुजन नेताओं को ऐसा लगने लगता है कि वो नेता बनकर संसद में आ गए हैं, तो इस चीज़ को वो पूरी तरीके से भुना लेना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो समाज के लिए योगदान दें। इसलिए बड़ी पार्टियां उसने आसानी से खरीद कर, अगर एक विधायक को वो 100 करोड़ देकर आसानी से उसका मुंह बंद कर सकती हैं। और इस तरह के लोग काफ़ी फिर कम हो जाते हैं जो पैसे की बात छोड़कर अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आगे आएँ। इस तरह से अपने समाज को मझधार में छोड़कर सिर्फ अपनी जो व्यक्तिगत उन्नति है उसे करने में ही ये जो नेता होते हैं ये रह जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बहुजन नेता एकत्र होकर अपनी आवाज़ नहीं कह पाते। हमारे बहुजन नेताओं में खुद मतभेद हो जाते हैं और खुद वो कोई बीजेपी की पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है, कोई कांग्रेस की पार्टी का प्रवक्ता बन जाता है। लेकिन अपनी जो खुद की एक पहचान होनी चाहिए कि किसी बहुजन पार्टी को जो है वो मजबूत करें, और वही जो बहुजन नेता हैं बहुजन पार्टियों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, तो समस्या और भी गंभीर हो जाती है। और यही एक कारण है कि जो समस्या बनी हुई है अभी तक हमारे देश में, जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए थे तो वो यही देख करके लाए थे, और उनकी जो दूरदृष्टि थी वो काफ़ी व्यापक थी। वो उन्होंने ये देख लिया था कि इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है कि हमारे नेताओं को पिछलग्गू या गुलाम बनाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि हमारे नेताओं का जो निर्वाचन होगा उसे उस नेता को अगर खड़ा किया जाएगा तो उसका जो वोट देंगे वो हमारे लोग ही उसे वोट देंगे, किसी और जाति का व्यक्ति इसे वोट नहीं देगा। जिसका कि यह कहकर विरोध किया गया था देश में कि अंबेडकर साहब तो जातिवाद को बढ़ा रहे हैं कि अगर कोई जाति से दलित है तो उसे दलित ही वोट दें, दलितों का ही निर्वाचन क्षेत्र अलग हो। और फिर बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी ने भी एक उपवास कर दिया था, और गांधी जी का मतलब उस समय कांग्रेस हुआ करता था, तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने उपवास कर दिया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही जब भी बात अधिकारों की आई तब कभी भी बहुजनों का साथ नहीं दिया। चाहे अब मुस्लिम्स लोगों के मन में एक बहुत बड़ी धारणा बनी हुई है कि कांग्रेस जो है उनकी हितैषी पार्टी है, लेकिन अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मुस्लिम्स के साथ भी कांग्रेस ने केवल एक छल करने का कार्य किया है। हालांकि आज कांग्रेस पे हम इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस को जो है सत्ता में आने का अवसर, जबकि भाजपा की दमनकारी नीति जारी है, उसके बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है उसके बाद हम कांग्रेस के कार्यों का विश्लेषण करके ये पता लगा सकते हैं कि अब नई कांग्रेस की नीति क्या है। हालांकि जहाँ तक वित्त की बात हो, देश को आर्थिक रूप से संभालने की बात हो, उसमें कहीं हद तक और कांग्रेस के जो मुखिया थे मनमोहन सिंह जी, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे और देश में एक शांत माहौल बनाने में भी वो कामयाब रहे हैं।
जो कि बीजेपी नहीं कर पाई, जो कि बीजेपी के राज्य में हमेशा एक अराजकता फैलती रही और हमेशा ही उसको राष्ट्रवाद की आड़ से उस अराजकता को शांत करने का प्रयास हमेशा किया जाता रहा। तो ये तो एक फैक्ट ही है। और जो हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर जो एक गलतफहमी शुरू से ही रही है कि कांग्रेस ही उनकी हितैषी पार्टी है, तो कांग्रेस ने भी आपका कभी कोई खास ऐसा साथ तो नहीं दिया अगर इतिहास उठा के देखा जाए। क्योंकि जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात थी तो खुद जब राजीव गांधी थे वो खुद को मुस्लिम विरोधी चेहरा दिखाना नहीं चाहते थे चुनाव के लिए, इसलिए वो चुनाव का प्रचार ही उन्होंने अयोध्या में किया था। वो खुद को भी वो एक राम मंदिर के समर्थक के तौर पे दिखाना चाह रहे थे और ये दिखाना चाह रहे थे कि मस्जिद अगर टूटी है तो उसके टूटने का कोई जो है टूटना कोई गलत नहीं है। और फिर राजीव गांधी ने ही कपाट उस मंदिर उसके खुलवाए थे और इसका संसद पर प्रसारण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही इस मंदिर के कपाट खोलने की इस आदेश का पालन तुरंत हो गया था और इसका दूरदर्शन पे भी प्रसारण हुआ। तो वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। बाद में जब मस्जिद गिराई गई तो केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी और उस सरकार ने मस्जिद को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। ये सब आपको जानते हैं। जबकि मुलायम सिंह की बात करें तो मुलायम सिंह ने धर्म निरपेक्षता की रक्षा को निभाते हुए एक बार उसको मस्जिद को जो है ढहने से बचा लिया था, गोलियां चलवा दिया। बहुत से लोग ये कहेंगे कि गोलियां चलवाकर मुलायम सिंह जी ने खुद को हिंदू विरोधी साबित किया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने धर्म निरपेक्षता की रक्षा की थी। क्योंकि अगर कोई मंदिर भी उस जगह होता तब भी वो ऐसा ही करते, लेकिन आज भी उन्हें हिंदूवादियों की गाली खानी पड़ती है। आप मुसलमानों के लिए ही तो, आप लोगों की धर्म निरपेक्षता की रक्षा करने के लिए आज भी वो हिंदू विरोधियों की, जो हिंदू समर्थक हैं सॉरी, उनकी गालियां खाते हैं और ख़ुद को हिंदुओं का हत्यारा कहने का जो एक कलंक उन पे लगा हुआ है उसे आज भी बर्दाश्त किए हुए हैं। इसी तरीके से बहुजन नेता लालू प्रसाद यादव ने किया था। लालू प्रसाद यादव ने भी एक तरीके से उस रथ यात्रा को रोकने का प्रयास किया था जो कि एक मौत का फरिश्ता बनकर आई थी और जहाँ से भी वो रथ गुजरता था वहीं लोगों की हत्याएं होने लगती थी। तो इस तरीके से, लेकिन फिर बहुजन नेताओं में खुद अपनी ही ईगो को लेकर बहस होती रही और वो कभी भी एक मंच पे नहीं आ पाए। हालांकि बहुजन नेताओं को एक मंच पर आना चाहिए था, तभी बीजेपी जैसी पार्टियों को चुनौती दी जा सकती थी। लेकिन अपने अपने अहम के कारण, अपने छोटे छोटे अहम के कारण कहीं ना कहीं वे आने में असफल रहे और इसी का लाभ बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उठाती रही हैं। को पता है इसलिए वो नहीं बिकते। हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम इस देश के मूल्यवासी हैं, इसलिए अपने आप को बिकाऊ समझते हैं। वो भैंस बकरी की तरह बिकते रहते हैं। हमारे लोगों को ये ऐसी विचारधारा महापुरुषों को बतानी होगी पुरानी, जो जिसमें लोग मतलब अपना वजूद समझते थे, बिकते नहीं थे, टिकाऊ थे, न्यायप्रिय थे। वो विचारधारा हमारे नेता भूल गए हैं, उन्हें बतानी पड़ेगी। ये विचारधारा, ये मंच है, इस पे आओ, आपकी गर्ज पड़े आओ, ना गर्ज पड़े तो अगले समय में जब अभी मेरी बात नहीं मान रहे हो, अभी मेरी इज्जत नहीं बचा सकते हो, अभी तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो लात खाने के लिए तैयार रहो। अगर हमारे नेता रघुवर दास की तरह पिटेंगे नहीं, एक दो जगह ऐसे हुए हैं। राजस्थान का एक जो है कांड है, घटना है, वहाँ एक दलाल नेता पिटे, हरियाणा में पिटे, पैसे लेके टिकटें बेच रहे थे। समाज इतना ही जागृत अगर हो जाए तो दलाल नेताओं को बिकने से रोका जा सकता है। हिम्मत नहीं पड़ेगी नेता की बिकने की कि अगर सवाल पूछने लगे कि तुम कर क्या रहे थे उस समय जिस समय ईवीएम से चोरी हो रही थी वोट की। एक हमें 2 वोट का अधिकार मिला था, एक पूना पैक्ट में चला गया, चलो कोई बात नहीं है, उस समय तुम नहीं थे, लेकिन अभी हमारा वोट हमने दबाया कहीं और जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दलाल नेता होते हैं जब चुनाव जीतते हैं, मान लीजिए कि कांग्रेस की ओर से वो चुनाव लड़े और कांग्रेस का बीजेपी से ज़्यादा बहुमत आया, या बीजेपी से मान लीजिए उनकी 10-12 सीटें आ गई, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ और जैसा कि कर्नाटक में भी हुआ था, तो फिर इन दलाल नेताओं को कोई अधिकार नहीं बनता कि ये जनता के जनमत का मजाक उड़ाते हुए किसी दूसरे दल में पैसे के लालच के लिए चले जाएं। और ये
पैसे के लिए लालच में चले जाते हैं। जनता ये देख करके इनकी गद्दारी को इन्हें कोसती नहीं है। जो बीजेपी के समर्थक होते हैं वो तो खुश होते हैं, जो कांग्रेस के समर्थक होते हैं वो पार्टी जिसकी पार्टी को छोड़कर ये दलाल नेता गए हैं, इनके खिलाफ कोई खास कदम नहीं उठा पाते। क्योंकि अगर ऐसे दलाल नेताओं को तो सड़क पर जूते लगाने चाहिए जो जनता की जनमत का मजाक उड़ाते हुए दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि भारत की जनता अभी खुद को प्रजा ही समझती है, पुराने ज़माने की प्रजा ही समझती है, और जो सरकारें उनको राजा समझती है। भारतीय जनता इस बात से अजागरूक है कि असल में लोकतंत्र में कोई राजा या कोई प्रजा नहीं होती। लोकतंत्र तो लोगों का राज होता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को अपने कार्य को कराने के लिए चुनते हैं। इसमें राजशाही के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे विधायकों पर कतई रहम करने की जरूरत नहीं है जो दल बदल कर दूसरे दलों में चले जाते हैं। जहां भी ये सड़कों पर मिले इनका अपमान होना चाहिए, इन पर जो है डंडे बरसाने चाहिए। इनकी जो है तबीयत से इनकी जब तक पिटाई नहीं होगी तब तक ये अपनी औकात पे नहीं आएंगे। ऐसे दलाल नेताओं को तो सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत कर देना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इस वीडियो में आगे भाई क्या कहते हैं। तो अभी तुमने क्यों नहीं आए? तुम क्या करते रहे? तुम नालायक हो। तुम्हें हम अपने दरवाजे खड़ा नहीं होने देंगे, अपने गांव में आने नहीं देंगे। ऐसा अगर हम अपने नेताओं से करने लगे तो दलाली बंद हो जाएगी। नेताओं की दलाली बंद करना चाहते हो, नेताओं को इकट्ठा लाना चाहते हो, तो स्वाभिमानी बनो, जानकार बनो, जागृत बनो और लताड़ भी लगाओ। जो गलती करे उसे सजा दो। संविधान में सबके लिए सजा है, बाप के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, पड़ोसी के लिए भी है, अपने समाज के नेताओं के लिए, सबके लिए है। संविधान पक्षपात नहीं करता, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। तो आप अपने लोगों को भी अगर वो गलत काम कर रहे हो उन्हें सजा दो, न्याय करो समाज के साथ। यही बुद्धिमानी है, यही समझदारी है। अगर समाज के साथ न्याय नहीं कर सकते, आप ही लालची हो, सोचते हो मेरा नेता जीत जाएगा तो मेरे कुछ काम हो जाएंगे, तो आप ही दलाल हो। आपका नेता दलाल है तो देश समाज गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? तो चाहते हो वास्तव में कि सारे नेता इकट्ठे हो जाएं। नेताओं को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। एक गांव में 10-10, 20-20 लोग इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि हम नेता आएगा तो उससे प्रश्न पूछेंगे और कहेंगे क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हो तुम, क्यों नहीं सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, क्यों नहीं ये वर्ण व्यवस्था खत्म कर रहे हो, क्यों नहीं जाति व्यवस्था खत्म कर रहे हो, क्यों नहीं ये अन्याय अत्याचार खत्म हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो? 70 साल हो गए तुम 131 लोग बैठ के वहां हिजड़ों की तरह, गधों की तरह बैठे रहते हो। क्या कर रहे हो आखिर? आज हमारे नेता दुश्मनों की तारीफें कर रहे हैं और हमारी बहन बेटियों की, हमारे लोगों की लगातार भुखमरी के शिकार, अपमानित, ये सब कुछ हो रहा, पिटाई हो रही है। नेता 2 मिनट में सही हो जाएगा। या पढ़ो तो पढ़ो या पिंजड़ा खाली करो, या तो भाग जाएगा या पढ़ेगा। प्रतिनिधि है जो हम नहीं कह सकते, वो हमारी बातें, हमने तुम्हें चुना ना, हमारी बातें कहने के लिए हमने आपको। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लोग होते हैं जिन्हें हम लोग चुनकर भेजते हैं और हमारे ही लोगों पर अगर दमन बढ़ने लगे, अत्याचार बढ़ने लगे, तो हमारी ओर से आवाज़ कौन उठाएगा? अगर आप देखिएगा, अगर दलितों पर, बहुजन पर कोई अत्याचार होता है, किसी थाने में जाइए, आपकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। और उस समय जो नेता लोग होते हैं, ये भी जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, ये भी नदारद ही होते हैं। ये इतना भी नहीं करते कि जाएं और अपना कुछ रुतबा या अपना कुछ रौब दिखाकर थाने में हमारी FIR को रजिस्टर करवाएं। तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इनसे ये प्रश्न करें कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो आप हमारे लिए आखिर क्या कर रहे हैं? जब हम पर अत्याचार हो रहा है तो आप अपने AC रूम्स में बैठे हुए आराम कर रहे हैं और अगले चुनाव की या तो फंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ आप चुनाव प्रचार
के लिए ही दिखाई देते हैं। आप उस समय सड़क पर क्यों दिखाई नहीं देते जब हमारे लोगों पर अत्याचार होता है? उस समय आप पुलिस का घेराव या सरकार का घेराव क्यों नहीं करते? उस समय आपको सरकार की कार्रवाई का डर होता है ये कि आप जेल चले जाएंगे या किस तरीके से, जबकि आप ये समझ के चलिए कि एक किसी ना किसी एक पीढ़ी को तो जेल जाना ही होगा। दूसरी पीढ़ी तभी राज करेगी जब पहली पीढ़ी जेल जाएगी, और ऐसा ही काशीराम जी ने कहा था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या हमारे लिए ये पूरी तरह से निष्ठावान हैं? क्या इन्होंने अभी तक जो ये चुनावी वादे करते हैं कि हम हमारा हमेशा साथ देंगे, हम लोगों के अत्याचार के समय ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? विधायक सांसद बनाया ना, अपना प्रतिनिधि बनाया है। जो हम नहीं बोल सकते वो तुमसे बुलवाएंगे, और तुम नहीं बोलते हो तो तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम अगर मेरी समस्या समाधान नहीं कर सकते, करवा सकते हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, प्रतिनिधि का मतलब प्रतिनिधि होता है। विपक्ष को भी पावर है संविधान में। इसीलिए भारत में जो है, भारत में दो चीजें हैं। भारत रिपब्लिकन भी है, मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है। यहाँ द्विसदनात्मक जो प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें विपक्ष को भी पावर है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप सत्ता में हो तो भी न्याय करें, विपक्ष में हैं तो अन्याय को विरोध आवाज उठाएं। इसलिए प्रतिनिधि बनाया आपको, दलाल नहीं बनाया है। एसी में बैठ के गुलामी मजबूत हो इसके लिए नहीं कि हमसे वोट लो फिर सांसद विधायक दुश्मनों को बेच दो, इधर उधर होते हैं। तो ये बात अगर हम नहीं करेंगे, और हम क्या कहेंगे, फल्ला ने वोट नहीं दिया, फल्ला जाति वोट नहीं देती है। अरे तुम भी तो दलाली के चक्कर में हो, क्या कोई वोट दे, और नहीं देगा तो क्या कर लेोगे? नहीं कोई वोट देगा तो क्या कर लेोगे? अरे तुम न्याय पर आ जाओ तो सबको हक अधिकार दिलाने के लिए संविधान के अनुसार आ जाओ तो सब वोट देंगे। दिया है, एक जाति से कोई नेता आगे नहीं बढ़ा है, दिया है वोट, मजबूत किया है। तो दो बातें, एक तो जो अनैतिक रूप से ईवीएम थोपी गई है वो, और दूसरा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये वाली बात के लिए। और ईमानदारी से न्याय के साथ अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो तुम नहीं वोट दे रहा है, कहोगे फल्ला जाति गद्दार है, फल्ला वर्ग नहीं दे रहा, फल्ला नहीं सुधर रहा। अब वो सुधरने की तुम नहीं सुधरोगे, दूसरे सुधरने की उम्मीद करोगे कि दूसरा सुधर जाए, और तुम नहीं सुधरोगे तो तुम भी लालची हो। इसका मतलब तुम अन्यायकारी हो। ये जो लोग कह रहे हैं कि दूसरा नहीं सुधर रहा है, इसका मतलब वो स्वयं नहीं सुधरे, इसलिए दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हम चोर बने ना, दूसरा चोरी करना छोड़ दे। अरे हमने 10 रुपए चुराया, दूसरा अगर 15 चुराया तो वो भी चोर, तुम भी चोर। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जो नेताओं की मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि वो जाति की भावना खुद उनके अंदर भरी हुई है, और वो ये जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता जो है जाति के मुद्दों में फंस जाती है। अरे जाति के मुद्दों में तो आप जो है जनता को उलझाते हो कि ये फलाना जाति वोट देती है, फलाना जाति नहीं देती है। अरे अगर आप किसी के लिए कार्य करोगे तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस जाति का व्यक्ति है, वो आपको वोट देगा ही देगा। आपने कुछ कार्य किया ही नहीं है तो और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि उस जाति ने वोट नहीं दिया। अरे आप उनके लिए कार्य तो करिए, वो आपको सिर आंखों पे उठाएंगे, और हमेशा ही उठाया है। दूसरे मोदी को सिर आंखों उठाया केवल वादा करने के लिए, बल्कि उसने कोई कार्य भी नहीं किया। अरे आप जनता के लिए कार्य तो कीजिए, हर आदमी आपको वोट देगा। ये इस तरह की मानसिकता छोड़ दीजिए कि किसी अमुक जाति ने जो है वो मुझे वोट नहीं दिया। ये सिर्फ एक ऊंची मानसिकता है। ये मानसिकता से अगर आप लड़ने जाएंगे तो फिर आपको जितने वोट वो जाति नहीं देती तो दूसरी जाति भी आपको वोट नहीं देगी, क्योंकि उसके मन में भी यही बातें आ जाएंगी। तुम्हारे अंदर भी लालच है, उसके अंदर भी लालच है, लालच कारण उधर जा रहा है। तो लालच छोड़ के वास्तविक में अगर आप बहुजन नेताओं को इकट्ठा करना चाहते तो आ जाओ न्याय पर, ईमानदारी पे आ जाओ, छोड़ दो लालच लोभ, बन जाओ स्वाभिमानी।
कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ तो आप इकट्ठा कर सकते हो। ऐसे किसी नेता में हिम्मत नहीं है कि जनता की बात ना माने। बड़े बड़े देशों में तख्ता पलट कर दिया गया, देखा नहीं, बंकर में घुस गया था ट्रंप। दुनिया का सबसे बड़ा नेता माना जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, वो ट्रंप जो था वो बंकर में घुस गया। जनता सर्वोपरि है। सदन से भी, न्यायपालिका से भी, संसद से भी सबसे ज्यादा ताकत है वो जनता को है। जनता सर्वोपरि है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो सर्वोपरि आप हैं और आप नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। नेता तो व्यक्ति है ना, आपका प्रतिनिधि है, आपका बनाया हुआ है ना, आपका वो नहीं आपकी बात मान रहा, तो आपने कैसे बनाया? आप सर्वोपरि हैं। 2 मिनट में जनता चाहेगी तो नेता काबू में आ जाएगा, मुट्ठी में होगा आपके नेता और एक मंच पे आएगा। पहले मंच बनाओ, विचारधारा बनाओ, ईमानदारी लाओ, जागृत करो तो होगा। ऐसा थोड़ी सोशल मीडिया पे लिख दिया सब नेता इकट्ठे हो जाए, सब नेता। और कह देने से थोड़ी ना हो जाएंगे। नेता तो ज़्यादातर हरामखोर हैं, कभी इधर लपसी चाटते, कभी उधर मक्खन मारते हैं, कभी उधर मलाई खाई। बस ये है अपना चमड़ी मोटी हो रही, अपना पेट की चर्बी बढ़ा रहे, बस बात खत्म। तो ये जो हरामखोरी नेताओं में आ गई है, महापुरुषों की विचारधारा भूल गए। उन नेताओं को सबक सिखाने से पहले हम अपनी भी जो लोभ लालच की हमारी इच्छा है, उस इच्छा को खत्म करके मान सम्मान स्वाभिमान अपने अंदर लाएं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। तब हम अपने बहुजन नेताओं को इकट्ठा कर सकते हैं। कर सकते नहीं बल्कि जरूर कर लेंगे। ऐसा करने के लिए हमारे लोग सोशल मीडिया पे लिखने के बजाय एक मंच बनाएं, एक विचारधारा बनाएं, एक रणनीति, एक कार्य प्रणाली, एक उद्देश्य, एक जीवन का मकसद तय करें। जिनका मकसद नहीं होता है, अगर बहुजन नेता इकट्ठे हो भी जाएं तो काय के लिए हो जाएंगे? क्या मकसद है? तो मकसद आपकी आज़ादी अगर नहीं है हर तरह से, जो बाबा साहब कहते थे मेरी लड़ाई सत्ता और संपत्ति की नहीं, संपूर्ण आज़ादी की है। संपूर्ण आज़ादी हमारे लोगों को पता ही नहीं व्हाट इज द कंप्लीट फ्रीडम। भाषा से, कार्य व्यवहार से, क्रियाकलाप से, संस्कृति से, सभ्यता से, तरह तरह से जो बोली भाषा, सबसे आर्थिक राजनीतिक तमाम तरह से आज़ादी प्राप्त करना। मांस दिमाग में देख के ही हमारा आदमी कहता अच्छा ये है, अच्छा ये है, तो थोड़े हमसे ऊंचे हैं या नीचे हैं, ऊंचे हैं या नीचे। ये जो दिमाग की गुलामी है ये भी दूर हो। ये अपना है, पराया है, ये महिला है, पुरुष है, ये इधर का है, उधर का। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो दिमागी गुलामी होती है, किसी भी तरह की मानसिक गुलामी जिसे हम दिमागी गुलामी भी कहते हैं, वो शारीरिक गुलामी से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि शारीरिक गुलामी में इंसान को जंजीरों में जकड़ा गया, उस जकड़े हुए व्यक्ति ने भी जिसे अपनी भावनाएं प्रकट करनी थी, अपनी भावनाएं प्रकट कर दी। उदाहरण के लिए अगर भगत सिंह की बात की जाए, भगत सिंह शारीरिक गुलामी में होते हुए भी अपनी डायरियाँ लिखकर, अपने विचार लिखकर, अपने विचारों को एक तरीके से प्रसार करने में आज कामयाब हो चुके हैं। जेल में लिखे गए उनके कई वक्तव्य हैं, जैसे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, या इस तरह की कई बातें आज लोगों के बीच में हमारे सामने हैं। तो ये देखा जा सकता है कि शारीरिक रूप से गुलाम होते हुए भी अपने विचारों का प्रचार उन्होंने कर दिया। लेकिन जहाँ बात मानसिक गुलामी की आती है, तो मानसिक गुलामी जो होती है ये सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ा ये हथियार है किसी व्यक्ति को मानव बम में बदलने का, या किसी व्यक्ति को एक हथियार में बदल देने का। आप खुद देखिए कि जब मॉब लिंचिंग हुई थी तो किस तरीके से मीडिया के द्वारा एक धारणा बनाई जाती रही, और वो धारणा से लोगों के मन में जहर आने लगा, और लोगों पे कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपी गई थी, या लोगों को बलपूर्वक लोगों को ये कहा गया था कि तुम जाकर मारो। लोगों में अपने आप ही मानसिक गुलामी इतनी बढ़ती चली गई कि लोग एक दूसरे लोगों को मारने लगे। और ये चीज़ें जर्मनी में भी हो चुकी, ये चीज़ें रवांडा में भी हुई, और ऐसा ही कुछ सिनेरियो भारत में भी
देखने को मिल रहा है कि कभी भी कहीं भी किसी की भी हत्या हो जाती है। तो इस तरह की मानसिक गुलामी से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, जबकि इस तरह की मानसिक गुलामी को फैलाने वाले जो जहरीले तत्व हैं, अगर उन पे लगाम लग जाती है तो ये मानसिक गुलामी अपने आप ही रुक जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूँ, मीडिया का मैं उदाहरण देता हूँ। मीडिया एक ऐसा तत्व है जो इस तरह की मानसिक जहर को फैलाने में बहुत हद तक कामयाब हो चुका है। आप देखेंगे कि मीडिया अनाप शनाप कुछ भी बोलता है, बल्कि क्या मीडिया में बैठे हुए लोग 2 साल के बच्चे हैं, या क्या वो इतने मूर्ख हैं कि वो इतनी मूर्खतापूर्ण बातें जो है करेंगे, मतलब कि तो वो कोई मूर्ख नहीं है, ना वो 2 साल के बच्चे हैं। वो जो कुछ बोल रहे हैं आलतू फालतू अनाप शनाप, जिसका ना हिस्ट्री से लेना देना है, ना उसका कोई सच्चाई से लेना देना है, वो भी जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं। तो वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें इसकी एवज में पैसा मिल रहा है, मोटा पैसा मिल रहा है ये बात कहने के लिए। और इसको बोलने से क्या होता है कि देश में, हमारे देश में देखिए, समझदार लोग और जो बिना समझ वाले लोग हैं, जो थोड़े से कम जागरूक हैं, और जो समझदार लोगों को, अगर उनका आप रेशियो निकालिएगा तो उनका रेशियो आज भी 90 और 10 का ही आपको मिलेगा, कि हर 10 में से 1 आदमी ही समझदार मिलेगा, और जो बाकी के 9 होंगे वो नासमझ ही मिलेंगे। तो अगर आप मीडिया के द्वारा किसी भी उल्टी सीधी बात का प्रचार करवाते हैं तो 90 ना सही कम से कम 40-50% लोग तो उस पर विश्वास कर ही लेंगे, और यही मीडिया का एजेंडा होता है। और ये 40-50% लोग भी किसी भी सरकार को बना सकते हैं और किसी भी सरकार को बिगाड़ सकते हैं, और कहीं भी दंगे फैला सकते हैं ये लोग, और सरकार के इशारे पर कहीं भी हिंसा करा सकते हैं। तो सीधा सीधा जो एजेंडा है वो यही है, टीवी पर, मीडिया पर जमकर झूठ बोलो, जमकर किसी व्यक्ति की तारीफ करो, चाहे लॉजिक उसके पीछे हो या ना हो, कि क्योंकि लोग उसमें आ ही जाते हैं। और अगर समझदार नहीं लोग आएंगे और ना समझ लोग तो आ ही जाएंगे, और समझदार लोगों की संख्या तो बहुत कम है। समझदार लोग बेचारे चिल्लाते रहेंगे, उनकी कौन सुनेगा? और यही मीडिया की रणनीति है। अब तो इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका सही समाधान जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मीडिया के इन संस्थानों को ही एक पिंजड़े में कैद कर दिया जाए, या इन्हें ही कमज़ोर कर दिया जाए। और कमज़ोर करने के कई तरीके हो सकते हैं। या तो हम लोग घर घर जाएं, हर व्यक्ति को समझाएं कि इस तरीके से जो है इन चैनलों का बहिष्कार करिए, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। तो क्यों ना उस सरकार को ही गिरा दिया जाए, जो इनको खुली छूट दे रही है, इनको शह दे रही है। और उसको गिराने के लिए हम लोगों को फिर से एक होना ही होगा, और एक होकर इन पार्टियों को चुनाव में हराना ही होगा। और अब भले ही ये बात थोड़ी सी आपको ये लगे कि भाई इस पार्टी को हराना तो अब बहुत मुश्किल हो रहा है, ये तो एक प्रचंड बहुमत में है, लेकिन आप ये चीज़ समझिए कि कभी इस तरह का दौर आपने पहले भी देखा है, इमरजेंसी के समय, जब कांग्रेस की 340 सीटें आया करती थी, लेकिन वो सरकारें भी गिरी, वो जनता के कोप का शिकार तो उन्हें भी होना पड़ा था, और ये वक्त भी कोई उससे अलग नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होंगी या सरकार को हटाया नहीं जा सकता। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि जब तक कि लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म ना कर लें, उससे पहले ही आप इस सरकार को हटा दीजिए। क्योंकि अगर लोकतंत्र ख़त्म हो गया तो आपको सरकार हटाने से शायद पहले ही आपको चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया जाए। क्योंकि नंबर तो देखिए सबका ही लगेगा, एक टाइम ऐसा होगा, सत्ता तो किसी की सगी नहीं होती। आज आपको हिंदू कह कर चढ़ा रही है, सिर आँखों पर आपका इस्तेमाल कर रही है। बाद में ये हिंदू के नाम पर जो बड़े ब्राह्मण वर्ग हैं, वो तो खैर हमेशा उनका वर्चस्व रहता ही है। हिंदू के नाम पर बाद में ही आपको मार भी सकती है। जिस तरीके से मुसलमानों का खात्मा होगा, फिर नंबर आपका आएगा। तो ये अब आपको सोचना है कि रवांडा जैसी स्थितियाँ या जर्मनी जैसी स्थितियाँ भारत में न बनने पाएँ। भारत में बनी हुई इस मानसिक गुलामी को आपको दोनों स्तरों पर ख़त्म करना होगा, सरकार को बर्खास्त करके भी, और सामाजिक रूप से भी। एक दूसरे को समझाकर, एक दूसरे के घर में जाइए, इन चैनलों को अनसब्सक्राइब करवाइए। अगर कोई टाटा स्काई देखता है तो उससे कहिए कि इन चैनलों को खोले ना, केवल खोले ना, क्योंकि खोलने से टीआरपी बढ़ती है। और फ्री डिश में भी अब ये चैनल फ्री में अवेलेबल कर दिए गए हैं, और इन चैनलों का सीधे सीधे बहिष्कार करवाना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका इस जहर को फैलाने की मीडिया की ही रही है। अब आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। आग में जो गंदी व्यवस्था है पूरी खत्म हो, तब कंप्लीट फ्रीडम। ये आंदोलन था बाबा साहब का। लोग कहते बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अरे मिशन ही नहीं जानते, पूरा क्या करोगे?
तो मकसद तय करो, जीवन का मकसद, और उस मकसद को स्थापित करने के लिए मंच बनाओ, विचारधारा लाओ। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो सारे बहुजन नेता इकट्ठे हो सकते हैं, जरूर होंगे। बस हम लोग तैयार हो जाएं मंच बनाने के लिए, विचारधारा देने के लिए, मकसद बताने के लिए, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। जन जन तक हमारे महापुरुषों का जो मकसद है वो हमारे मकसद है, ये बात समाज तक पहुंचे। इसके लिए कुर्बानी देने के लिए अगर लोग तैयार हो जाएं तो जरूर सारे नेता इकट्ठे होंगे। अन्यथा सोशल मीडिया पे आप लिखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो साथियों सोशल मीडिया में लिखने के साथ साथ में कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे, मकसद बताने के लिए विचारधारा से लैस होके, पूरी विचारधारा से लैस, प्रशिक्षित होके, ट्रेंड होके, और समाज में मकसद जो है वो बताने और उस मकसद को, विचार को स्थापित करने के लिए हमारे लोग काम करेंगे। इस आशा के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। इस गुजारिश के साथ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।